अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकपुर रोड पर। लीडर जो होता है ना नादरीन, वो थोड़ा सा आगे देख रहा होता है। यानी वो चीज़ें जो हम लोगों को नज़र नहीं आ रही होती, नौकरी पेशा लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। यानी नौकरी पेशा शख्स जो है वो अपनी नौकरी से बाहर नहीं देख सकता। जो कारोबारी आदमी है वो अपने फ़ायदे और नुकसान से बाहर नहीं देख सकता। एक जो सियासतदान है वो अपने इक़्तिदार से बाहर नहीं देख सकता। लेकिन लीडर जो है, वैसे कम होते हैं लीडर दुनिया में, लीडर बहुत दूर तक देखता है और वो जिस नज़र से चीज़ों को देखता है वक्त साबित करता है कि उसके देखने का एंगल ठीक था। इमरान खान साहब यहाँ पे इस खित्ते में दो बड़े अहम मामलात में दुरुस्त साबित हुए हैं। एक, इमरान खान साहब ने जो कुछ भी अफ़गानिस्तान की जंग के बारे में कहा था वो हूबहू वैसे ही साबित हुआ। इमरान खान साहब 20 साल से कह रहे थे कि अफ़गान जंग का कोई अंजाम नहीं होगा, आपको टेबल पर बैठकर अमेरिका को वहाँ से निकलना पड़ेगा और वो मुश्किलात रहेंगी अमेरिका के लिए। तो हमने देखा कि वही हुआ। हालांकि अमेरिका की असेसमेंट कुछ और थी, वो बहुत ताकतवर मुल्क है, अमेरिका के पास बड़े वसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने बेशुमार डॉलर ज़ाया करवाने के बाद अमेरिका के साथ वही हुआ जो इमरान खान साहब ने कहा था। इसी तरह से जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि इसके अंदर हम न्यूट्रल रहेंगे और हम ना रशिया का साथ देंगे ना हम यूक्रेन का साथ देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ये जानते थे कि इस जंग को जो भी एस्केलेट करेगा इसका नतीजा कोई नहीं निकलना। और आज डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया आने के बाद जब चीज़ें तब्दील हुई तो वो होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर पे जो बाइडन ने जो गलती की थी यूक्रेन को लेकर, यानी हुआ ये था कि चंद ही हफ्ते के अंदर यूक्रेन को बहुत बड़ी मिकदार में हथियार पहुंचाना शुरू कर दिए, बहुत बड़ी मिकदार में सपोर्ट देना शुरू कर दी और पूरी दुनिया से जदीद हथियार, जदीद इक्विपमेंट, वॉर प्लानिंग, सारा कुछ जो है वो पहुंचाया गया यूक्रेन में। और फिर रशिया के मुकाबले में सारे मुल्क इकट्ठे हो गए। अब लड़ तो रहे हैं वहाँ पे यूक्रेन के फौजी या यूक्रेनी नौजवान लड़ रहे हैं, कुछ और जगहों से भी लोगों को पहुंचाया गया पैसा देकर, फाइटर्स को ले जाया गया वहाँ रशिया के खिलाफ। लेकिन जो पैसा इस्तेमाल हो रहा था वो अमेरिका का और यूरोप का इस्तेमाल हो रहा था। तो एक पागलपन था जंग का जो बहुत आगे तक ले गया। ऐसा लगा कि जैसे यूरोप ने और अमेरिका ने जंग को बढ़ाने की कोशिश की है जंग को ख़त्म करने से ज़्यादा। यानी उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया यूक्रेन को कि दोनों तरफ से बड़ी तगड़ी लड़ाई शुरू हो गई। अब अगर वो जंग को रोकने के लिए इतनी कोशिश करते तो शायद ये जंग चंद महीनों में या चंद हफ्तों में वो जंग रुक जाती। लेकिन अगर आप अदादोशुमार देखें तो इतना पैसा इस जंग पे लग चुका है कि इतना पैसा अगर इस खित्ते की तरक्की पे लगता तो पूरे खित्ते की किस्मत बदल जाती। अब रशिया जो है उसका अगर आप टोटल बजट देखें दिफाई तो वो पूरे यूरोप से ज़्यादा का है। वही यूक्रेनी सदर जो अमेरिका से निकला तो वहाँ काफ़ी शर्मिंदगी का उसे सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका के जो नायब सदर हैं, इन दोनों ने मिलके जिस तरह का सलूक किया यूक्रेन के सदर के साथ, उसके बाद जब वो यूरोप पहुँचे और बरतानिया पहुँचे तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आकर वज़ीर आज़म जो बरतानिया के हैं उन्होंने रिसीव किया और बड़ा वार्म वेलकम किया। इसके अलावा खबर आ रही है कि जनाब उनको रॉयल रिसेप्शन भी दी जा रही है। यानी जो शहजादा चार्ल्स हैं बरतानिया के, वो भी अब रिसेप्शन दे रहे हैं और वो भी मिलेंगे इनको ज़ेलेंस्की को जो यूक्रेन का सदर है। इसके अलावा मैक्रोन हो या जो जर्मनी की गवर्नमेंट है वो हो या जितने बड़े मुल्क हैं यूरोप के, वो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। लेकिन ये यूक्रेन को कितना पैसा दे सकते हैं? अभी बरतानिया ने 2.26 अरब डॉलर का कर्ज दिया है यूक्रेन को लड़ने के लिए कि जनाब आप इससे हथियार खरीद लें, आप रशिया के साथ लड़ाई लड़ते रहें। तो अब कर्जा लेकर वो हथियार खरीदेंगे और रशिया के साथ लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा जो है वो जर्मनी ने फुल सपोर्ट का कहा है, ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट का कहा है, कनाडा ने सपोर्ट का कहा है,
फ्रांस ने सपोर्ट का कहा है, तो यूरोप अपनी पूरी सपोर्ट दे भी दे तो क्या वो यूक्रेन की मदद कर सकता है और इस जंग को रोक सकता है? तो जवाब ये है कि अमेरिका के बगैर उनके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखें, रूस का अकेले का जो दिफाई बजट है वो पूरे यूरोप के दिफाई बजट से ज़्यादा है, नंबर एक। और रूस ने लगभग 41% तक अपने बजट को, ये जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है जंग का, इसकी वजह से बढ़ाया भी है। दूसरी बात यह है कि जो यूक्रेन के सदर हैं उनका ये कहना है कि 1 से 2 लाख उनको इजाफी फौजी चाहिए होंगे, जो फौजी रूस को एक बड़े हमले से रोक सकें। लिहाजा ये फौजी कहाँ से आएंगे? इसमें जब आप अदादोशुमार देखते हैं जो यूरोप के पास हैं अमेरिका के बगैर, तो वो बमुश्किल 30,000 फौजियों का बंदोबस्त और इंतज़ाम कर सकते हैं कि वहाँ पे उन्हें तैनात किया जा सके। तो ये बड़ा मुश्किल है और सूरत हाल उतनी आसान नहीं है अमेरिका के बगैर जितनी यूरोप को लग रही थी। अब अमेरिका की कमी का एहसास भी होगा। दूसरी जानिब अमेरिका को भी थोड़ा दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का जो इत्तेहादी है वो यही मगरबी ममालिक हैं। ये वाले जो मुल्क है ना, यूरोपीय ममालिक या बरतानिया या ऑस्ट्रेलिया, यही तो दुनिया में अमेरिका के इत्तेहादी है और इनके बलबूते पे अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर रूल करता है। जिस चीज़ को चाहता है उसके ऊपर अपनी मर्जी का फैसला करवा लेता है। तो यहाँ अगर अमेरिका अपने आप को बाहर रखेगा तो अमेरिका के अपने ताल्लुकात भी कुछ हद तक मुतासर होंगे, क्योंकि यूक्रेन को लेकर जितनी बड़ी एक वॉर प्लानिंग की गई थी और जितने ज़्यादा यूक्रेन को लेकर जज्बाती हो गए थे यूरोपियंस, अब उनके लिए पीछे हटना और वापस जाना वो उस तरह से मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका जंगबंदी कैसे करवाता है, रशिया को किन शराइत के ऊपर आमादा करता है और यूक्रेन जो है वो उसको इस जंग में क्या खोना पड़ता है, ये वो बड़े सवालात हैं जिनका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। इन चीज़ों के ऊपर हम नज़र रखेंगे। लेकिन जिस तरह वाइट हाउस में हुआ यूक्रेन के सदर के साथ, उस तरह तो अल्लाह करे किसी के साथ भी ना हो। लेकिन फिर उनकी इज्जत की कुछ हद तक बहाली यूरोप और बरतानिया ख़ास तौर पे पहुंचने पर हुई है। एक और नाजरीन खबर है और वो खबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि एक स्टेटमेंट दिया शर्जील इनाम मेमन साहब ने। अब उसी तरह का एक और स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा ने। अब के जनाब सिंध के वजीर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं सिंध से। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी फार्म 45 और फार्म 47 की बहुत बातें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब फार्म 47 वाले हैं। ये उनके मुंह से निकल गया, उनकी ज़बान फिसल गई। एक्चुअली वो फार्म 45 कहना चाह रहे थे। ये एजेंडा क्यों लेकर आ रही है पीपल्स पार्टी बार बार? देखिए, सिर्फ बात यहाँ नहीं रुक जाती, एक स्टेटमेंट और है, उसको अगर आप इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ये स्टेटमेंट है सैयद नवीद कमर साहब का। सैयद नवीद कमर साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। उन्होंने कहा बजट आ रहा है, हुकूमत को बजट में वोट ना देने का ऑप्शन मौजूद है। अभी ये मार्च का महीना है, मार्च पूरा और अप्रैल पूरा गुजरेगा, फिर मई पूरा गुजरेगा, फिर जून में जाके बजट आना है। तो 3-3.5 महीने पहले वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि हुकूमत को बजट में वोट ना देने का ऑप्शन मौजूद है, अगर हम वोट नहीं देंगे तो ये हुकूमत गिर जाएगी, हम सोच समझ कर फैसला करेंगे। सैयद नवीद कमर, ये हो क्या रहा है? पीपल्स पार्टी एक्चुअली ये बातें क्यों कर रही है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो एक फार्मूला है इस्लामाबाद में डिस्कस भी हो रहा है और बहुत सारे लोग इसके लिए दावा करते हैं कि ये एक्चुअल खबर है पर्दे के पीछे, कि जिस वक्त ये तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो ये भी तय हुआ था कि दोनों आधे आधे वक्त के लिए मिलकर हुकूमत बनाएंगे। यानी शहबाज शरीफ साहब आधे वक्त के लिए वज़ीर आज़म रहेंगे और फिर बाकी आधे वक्त के लिए बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अब ये क्यों होना चाहिए? आसिफ अली जरदारी ये समझते हैं कि उनके बेटे की जो सियासी सलाहियत है वो इस कदर नहीं है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के बाद किसी वक्त खुद से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए तो उसका हाथ पकड़ के एक मरतबा उसे वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठाना लाजिम है। तो जरदारी साहब ने अपने मुंह से ये बात एक दिन कही भी थी। आपको याद होगा जरदारी साहब ने फरमाया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब अब आप समझ जाइए ना, वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि उनके बाद ये काम करना इतना आसान नहीं होगा और ये मुमकिन नहीं रहेगा, पीपल्स पार्टी खा जाएगी, क्योंकि बिलावल की वो सियासी समझबूझ नहीं है जो उनके वालिद की है, या पार्टी पे शायद वो कंट्रोल नहीं है जो उनके वालिद का है। तो अब वो ये चाहते हैं बन जाए। लेकिन हुआ ये कि बीच में एस्टेब्लिशमेंट्स के ज़्यादा नज़दीक हो गई मरीम नवाज़। मरीम नवाज़ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुर्बतें बड़ी हैं
और जिस किस्म के मनाजिर हमने देखे ख़ासतौर पे आर्मी चीफ के साथ जो उनकी एंगेजमेंट रही 2-3 मरतबा, उनकी वजह से भी पीपल्स पार्टी में बेचैनी बढ़ी है और उन्हें लगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं धोखा हमारे साथ हो जाए और फिर मिड टर्म इलेक्शन हो जाए और उसके बाद मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने की तरफ एक सफ़र शुरू कर दिया जाए। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये चीज़ें बेचैन कर रही हैं, तो उस बेचैनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धमकियों में बदलती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रेशर बढ़ाने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी सामने आ जाते हैं। नादरीन, एक और ख़बर है और ये ख़बर अगर आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा कि आप हरकतें इनकी चेक करें कि ये कर क्या रहे हैं पाकिस्तान में। एक खातून है 20वें ग्रेड की और उनको जनाब ओहदे से फारिग कर दिया गया है और ये खबर दी है शहबाज राणा साहब ने। शहबाज राणा साहब खबर लेकर आए। खबर यह है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, उनके लिए एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी है और उसके ऊपर झंडा ना लगाने पर 20वें ग्रेड की खातून अफसर को ओहदे से फारिग कर दिया गया। नॉन कस्टम पेड गाड़ी पता कौन सी होती है? जिसका टैक्स नहीं भरा हुआ होता। अब वज़ीर ख़जाना का काम क्या है? पाकिस्तान से टैक्स इकट्ठा करना। वज़ीर ख़जाना की ड्यूटी क्या है? पाकिस्तानियों से टैक्स इकट्ठा करना, बहुत ज़्यादा पैसा जमा करना और उसको इस तरीके से खर्च करना मुल्क के अंदर कि उससे और पैसा जनरेट हो और मुल्क की मईशत बेहतर हो। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि वज़ीर ख़जाना जो पाकिस्तान के लिए टैक्स जमा करता है, वो वज़ीर ख़जाना खुद एक ऐसी गाड़ी रखता है जो कि नॉन कस्टम पेड है इस खबर के मुताबिक। यानी अगर वज़ीर ख़जाना की अपनी गाड़ी नॉन कस्टम पेड है, उनकी अपनी गाड़ी पर टैक्स अदा नहीं किया गया, तो फिर पाकिस्तान में और कौन टैक्स अदा करना चाहेगा? तो नॉन कस्टम पेड गाड़ी के ऊपर झंडा लगवाना चाह रहे थे। अब ये कोई सरकारी खातून थी, इन्होंने कहा जी कि गाड़ी के कागज़ ही नहीं है, इस पर मैं झंडा कहाँ से लगा दूँ? तो उन्होंने जनाब इस पर कानूनी हैसियत पे सवाल उठाया। उसके बाद वो जो खातून ऑफिसर हैं उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया। ये है नाज़रीन पाकिस्तान में आवे का आवा बिगड़ा हुआ।